हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं पल्लवी और आप सभी का स्वागत करती हूं स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड क्लास 10th के केमिस्ट्री का सिलेबस का सेकंड चैप्टर कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, बिना विलंब के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अम्ल, क्षारक और लवण, इस चैप्टर में आप लोग क्या सीखेंगे? अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण, अम्ल और क्षारक में समानताएं, अम्ल और क्षारक के जलीय विलयन की प्रबलता, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, साधारण नमक से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण रसायन। आप सभी इन सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हम लोग पहले जानते हैं कि अम्ल क्या है। जिस पदार्थ का स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। अब हम सभी ये जानते हैं कि क्षारक क्या है। जिस पदार्थ का स्वाद कड़वा होता है, जो छूने पर साबुन जैसा लगता है और लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसे हम क्षारक कहते हैं। अब ये लिटमस क्या है? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो लीचेन के रस से निकलता है। जब लिटमस का घोल अम्लीय या क्षारीय नहीं होता है तो यह बैंगनी रंग का होता है। दोस्तों, अब हम सभी अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण पर चर्चा करेंगे कि प्रयोगशाला में अम्ल और क्षारक कैसे निर्माण होता है। सबसे पहले हम सूचक अर्थात इंडिकेटर के बारे में जानते हैं। वह पदार्थ जो अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अपना रंग बदलता है, उसे सूचक या एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। लिटमस एक ऐसा पदार्थ है जिसका इस्तेमाल एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। अड़हुल के फूल, लाल बंद गोभी आदि के रस को भी एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में ही माना जाता है तथा प्रयोग किया जाता है। इस तरह के सूचकों का उपयोग दो कारणों से किया जाता है। ये इस्तेमाल करने में आसान और सुरक्षित होते हैं। दोस्तों, अब हम सभी चर्चा करेंगे अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है गंधीय सूचक। कुछ पदार्थ अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अपना गंध बदलते हैं। ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहा जाता है। गंधीय सूचक खासकर नेत्रहीन छात्रों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। उदाहरण के लिए प्याज, वनीला एसेंस, लौंग इत्यादि को हम ले सकते हैं। दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है, वो है अम्ल और क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। दोस्तों, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो एक लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। जब हम मेटल को एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन का निर्माण होगा। उदाहरण के लिए, जब जिंक के दानेदार टुकड़ों के ऊपर टनु सल्फ्यूरिक एसिड को डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। जब हम जिंक पर H2SO4 डालते हैं तो ZnSO4 का निर्माण होता है प्लस जिंक बाहर निकल जाता है। दोस्तों, जब जिंक के दानेदार टुकड़ों के ऊपर टनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला जाता है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। जिंक पर जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालते हैं तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन का निर्माण होता है। ये आप समीकरण के साथ देख सकते हैं। जब नाइट्रिक एसिड किसी मेटल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यह हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीकरण कर देता है, जिसके कारण जल बन जाता है। इसके अलावे नाइट्रिक एसिड का अपकरण हो जाता है और इससे नाइट्रोजन का कोई एक ऑक्साइड जैसे N2O, NO, NO2 बन जाता है। लेकिन मैग्नीशियम बहुत ही टनु नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो मुझे आशा है कि आपका ये कन्फ्यूज़न जो रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, बिना विलंब किए हम सब आगे की ओर अपने सेशन को बढ़ाते हैं। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है कि हाइड्रोजन गैस के बनने का पता करना। हाइड्रोजन गैस कैसे बनता है, ये कैसे पता किया जाए? जब निकली हुई गैस के पास एक जलती हुई तीली लाई जाती है तो तीली फटफट के आवाज़ के साथ जलने लगती है। इससे यह निश्चित हो जाता है कि हाइड्रोजन गैस ही बन रही है। जब जिंक और सोडियम ऑक्साइड के बीच अभिक्रिया होती है तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड अन्य धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो चलिए, बिना विलंब के इसे भी हम लोग जान लेते हैं। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच अभिक्रिया होती है तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, जिसे आप समीकरण के रूप में देख सकते हैं।
जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl + CO2 + H2O का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, अब कार्बन डाइऑक्साइड के बनने का पता कैसे चले। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट के श्वेत अपक्षेप के बनने के कारण होता है। जब अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड को जल के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो वह द्रव रंगहीन हो जाता है। ऐसा इसलिए हाइड्रोजन कार्बोनेट के बनने के कारण जो जल में घुलनशील होता है, जिसे आप समीकरण के रूप में देख सकते हैं। अब हम सभी अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे। अम्ल और क्षारक के बीच में होने वाली अभिक्रिया। जब एक अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया से बनने वाला विलयन उदासीन होता है। एसिड प्लस बेस को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड प्लस जल का निर्माण होता है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच अभिक्रिया होती है तो सोडियम सल्फेट और जल का निर्माण होता है। इसे भी आप एग्जाम्पल्स के साथ देख सकते हैं। अब हम सभी अम्ल और धात्विक ऑक्साइड के बीच होने वाले अभिक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। जब कोई मेटलिक ऑक्साइड किसी जल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में मेटलिक ऑक्साइड किसी क्षारक की तरह बर्ताव करता है, क्योंकि मेटलिक ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। जब मेटलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो सॉल्ट प्लस वाटर का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए, जब हम कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर 2 क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। अब हम सभी चर्चा करेंगे क्षारक और अधात्विक ऑक्साइड के बीच की अभिक्रिया पर। जब नॉन मेटलिक ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति होती है, इसीलिए किसी क्षारक और एक नॉन मेटलिक ऑक्साइड के बीच की अभिक्रिया असल में उदासीनीकरण का ही उदाहरण है, जिसमें लवण और जल का निर्माण होता है। जब हम नॉन मेटलिक ऑक्साइड प्लस बेस के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है। अब हम सभी चर्चा करेंगे अम्ल और क्षारक में समानताएं और अम्ल और क्षारक के जलीय विलयन पर। जब अम्ल को जल में घुलाया जाता है तो यह हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ देता है। यह नीचे दिए गए समीकरण में दिखाया गया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर। हाइड्रोजन आयन अकेले नहीं रह सकते, इसीलिए हाइड्रोजन आयन जल के एक अणु के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। यह नीचे समीकरण में दिया गया है। जैसे H++ H2O के साथ जब अभिक्रिया करता है तो H3O का निर्माण करता है। जब किसी क्षारक को जल में घुलाया जाता है तो यह हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। यह भी नीचे समीकरण में दिखाया गया है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। नोट, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें अल्काली या क्षार कहते हैं। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन के निर्माण के संदर्भ में उदासीनीकरण की परिभाषा निम्न तरीके से की जाती है। जैसे एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। HX प्लस MOH इज इक्वल टू MX प्लस HOH। हाइड्रोजन प्लस अक्वा प्लस OH अक्वा इज इक्वल टू H2O। हाइड्रोजन प्लस OH माइनस को जब रिएक्शन कराते हैं तो H2O का निर्माण होता है। जब एक अम्ल या क्षारक को जल में मिलाया जाता है तब आयन या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता घट जाती है। इसे अम्ल या क्षारक का तनुकरण डिल्यूशन होता है। दोस्तों, अब हम सभी चर्चा करेंगे अम्लीय और क्षारीय विलयन की प्रबलता पर। अम्लीय और क्षारीय विलयन की प्रबलता को pH स्केल से दिखाया जा सकता है। pH स्केल की अधिक सांद्रता का मतलब होता है अधिक अम्लीयता। pH स्केल का रेंज 0 से 14 तक होता है। हाइड्रोजन आयन की अधिक सांद्रता का मतलब होता है pH का कम मान। एक उदासीन विलयन के pH का मान 7 होता है। अम्लीय विलयन में pH का मान 7 से कम और क्षारीय विलयन में pH का मान 7 से अधिक होता है। अब हम सभी जानते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है।
यह कई सूचकों का मिश्रण होता है। यह इंडिकेटर पीएच के अलग अलग मानों के लिए अलग अलग रंग दिखाता है। इसके लिए परिवर्तन यूनिवर्सल इंडिकेटर लगे हुए पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हमारे डेली लाइफ में पीएच का क्या महत्व है? सजीवों के पीएच का रेंज। मानव शरीर 7.0 से 7.8 तक की पीएच रेंज में काम करता है। ज़्यादातर सजीव इसी रेंज में काम करते हैं। यदि वातावरण का पीएच अम्लीय या क्षारीय हो जाता है तो यह सजीव के लिए नुकसानदेह साबित होता है। इसमें अम्लीय वर्षा जलीय पादपों और जंतुओं के लिए हानिकारक होती है। अब हम सभी चर्चा करते हैं कि मिट्टी का पीएच पादपों के सही विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अम्लीय या क्षारीय मिट्टी में फसल की उपज ठीक से नहीं होती। मिट्टी के पीएच को सही रेंज में रखने के लिए किसानों को मिट्टी का समुचित उपचार करना पड़ता है। अम्लीय मिट्टी में किसान चूना डालना पड़ता है तथा क्षारीय मिट्टी के लिए किसान को खाद का सही इस्तेमाल करना होता है, अर्थात खाद डालना होता है। पाचन तंत्र और पीएच। हमारे पाचन तंत्र का पीएच पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लार का पीएच हल्का सा क्षारीय होता है जो सैलिवरी एमाइलेज के काम करने के लिए जरूरी होता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्राव के कारण पीएच अम्लीय होता है। अमाशय के एंजाइम अम्लीय माध्यम में ही काम कर पाते हैं। छोटी आंत का पीएच क्षारीय होता है जो छोटी आंत के एंजाइम के सही ढंग से काम करने के लिए ज़रूरी होता है। यदि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अत्यधिक स्राव होता है तो इससे हाइपर एसिडिटी हो जाती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या कोई अन्य एंटासिड लेने से हाइपर एसिडिटी के लक्षणों से राहत मिलती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा अन्य एंटासिड क्षारीय पदार्थ होते हैं। वे अमाशय को अम्ल में उदासीन करके हाइपर एंटासिड से राहत दिलाते हैं। दोस्तों, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है पीएच और दंतक्षय। यदि मुंह के अंदर का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो इसे हम दंतक्षय कहते हैं। हमारे मुंह में कई बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया दांतों में फंसे हुए भोजन के टुकड़ों को खाते हैं। ऐसा करते समय ये बैक्टीरिया एसिड निकालते हैं। इससे मुंह का पीएच कम हो जाता है। अम्लीय माध्यम से दांत के इनामेल को नुकसान पहुंचता है और समय बीतने के साथ दंतक्षय होता है। टूथपेस्ट क्षारीय होने के कारण दंतक्षय की रोकथाम कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है जंतुओं और पादपों द्वारा आत्मरक्षा। कई जंतु और पादप अपनी रक्षा के लिए अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए चींटी के डंक में मिथानोइक एसिड होता है जिसके कारण दर्द होता है। इसी तरह नेटल के पत्तों के ऊपर चुभने वाले रोए होते हैं जिनसे मिथानोइक एसिड निकलता है। चींटी के काटने के स्थान पर बेकिंग सोडा मलने से दर्द से आराम मिलता है क्योंकि बेकिंग सोडा क्षारीय होने के कारण अम्ल को उदासीन कर देता है। अब हम सभी लवण और लवण के परिवार पर चर्चा करेंगे। लवण का परिवार क्या है? अपने खास अम्लीय या क्षारीय मूलकों के आधार पर लवणों को अलग अलग परिवारों में बांटा जा सकता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनने वाले सभी लवण को लवण के क्लोराइड परिवार का सदस्य माना जाता है। इसी तरह से सोडियम के लवणों को सोडियम परिवार का सदस्य तथा लवण के परिवार के कुछ अन्य सदस्य सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट इत्यादि भी हैं। हमारा अगला टॉपिक लवण का पीएच मान है। लवणों का निर्माण उदासीनीकरण द्वारा होता है। जब किसी लवण का निर्माण एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षारक के बीच अभिक्रिया द्वारा होता है इसे हम उदासीन लवण कहते हैं। उदासीन लवण का पीएच मान 7 होता है। एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल क्षारक के बीच की अभिक्रिया के कारण बनने वाले लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। एक दुर्बल अम्ल और एक प्रबल क्षारक के बीच की अभिक्रिया के कारण बनने वाले लवण को क्षारीय लवण कहते हैं। साधारण नमक के बनने वाले रसायन। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। इसका निर्माण सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोरिक एसिड के बीच अभिक्रिया द्वारा होता है। साधारण नमक को समुद्र के पानी से तैयार किया जाता है। इसके लिए समुद्र के पानी को उथले गड्ढों में जमा किया जाता है और फिर उसे वाष्पीकृत होने दिया जाता है। जब सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो गड्ढे में नमक रह जाते हैं। इस नमक में कई अशुद्धियाँ होती है। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए नमक को कारखाने में भेजा जाता है। साधारण नमक का इस्तेमाल कच्चे माल के तौर पर कई महत्वपूर्ण रसायन बनाने में होता है जैसे बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा इत्यादि। अब हम सभी सोडियम हाइड्रोक्साइड पर चर्चा करते हैं। इसे लाई या कास्टिक सोडा भी कहते हैं। सोडियम साधारण नमक को क्लोरो अल्काली प्रक्रिया से गुजारा जाता है जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया में क्लोरीन और एक एल्काली NaOH का निर्माण होता है।
इसीलिए इस प्रक्रिया को क्लोर अल्कारी या क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया के साथ नमक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है। साधारण नमक के जल विलयन को ब्राइन करते हैं। इस प्रक्रिया में सोडियम क्लोराइड का वियोजन होता है, जिससे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जब नीचे रिएक्शन दिया गया है, आप सभी नोट कर लीजिएगा। इस प्रक्रिया में एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण भी कैथोड के निकट होता है। इस प्रक्रिया में बनने वाले सभी पदार्थों का इस्तेमाल कई उपयोगी पदार्थों तथा उत्पादों को बनाने में किया जाता है। क्लोर अल्काली प्रक्रिया के उत्पादों में के कुछ उपयोग निम्नलिखित है, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन, इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में मार्गारीन बनाने में तथा उर्वरक के लिए अमोनिया बनाने में होता है। क्लोरीन का उपयोग जल के परिष्करण, स्विमिंग पूल में और पीवीसी कीटनाशक और रोगाणुनाशक बनाने में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल धातु से ग्रीस हटाने में तथा साबुन, डिटर्जेंट इत्यादि बनाने में होता है। अब हम सभी ब्लीचिंग पाउडर पर चर्चा करते हैं। जब शुष्क, बुझे चूने और क्लोरीन के बीच प्रक्रिया या अभिक्रिया होती है तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। ब्लीचिंग पाउडर का वास्तविक फार्मूला काफ़ी जटिल होता है, लेकिन अक्सर इसे CaOCl2 से दर्शाया जाता है। जब CaOH2 को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो CaOCl2 + H2O का निर्माण होता है। ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग कुछ इस प्रकार है, जैसे कॉटन तथा लिनन के वस्त्रों की ब्लीचिंग के लिए, लकड़ी की लुगदी, कागज बनाने में ब्लीचिंग के लिए, धोते समय वस्त्रों के ब्लीचिंग के लिए तथा कई रसायन के उपयोग में। अब बेकिंग सोडा के बारे में जानते हैं कि बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है और इसका उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट का साधारण नाम बेकिंग सोडा है। जब सोडियम क्लोराइड अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। जब NaCl + H2O + CO2 + NH3 का रिएक्शन होता है तो सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कई व्यंजन बनाने में होता है। इसके इस्तेमाल में खास्ता पकौड़ा और पैनकेक बनता है। जब खाना पकाने के दौरान सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म किया जाता है तो उससे सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से बुलबुले बनते हैं, जिससे पैनकेक काफ़ी स्पंज की तरह फुला हुआ बनता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा में कोई मंद खाद्य अम्ल जैसे टार्टरिक एसिड मिलाने से बेकिंग पाउडर बनता है। खाद्य अम्ल डालने से बेकिंग पाउडर को गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट नहीं बनता। इससे व्यंजन का स्वाद काफ़ी अच्छा हो जाता है। एंटासिड के घटक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम सभी धोने का सोडा, जिसका रासायनिक फार्मूला Na2CO3 × 10H2O है, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट बनता है। वॉशिंग सोडा बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलाइज किया जाता है। नीचे समीकरण दिया हुआ है, आप सभी नोट कर लें। वॉशिंग सोडा के उपयोग घरों की साफ सफाई करने में, जल से अस्थायी कठोरता को घटाने में, कांच, साबुन और कागज के उद्योग बनाने में, सोडियम के कंपाउंड बनाने में। अब क्रिस्टलन का जल क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। क्रिस्टलन का जल लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। वॉशिंग सोडा में एक सूत्र इकाई में जल के 10 अणु होते हैं, इसीलिए वॉशिंग सोडा में क्रिस्टलन के जल की संख्या 10 है। इसी तरह से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु होते हैं। क्रिस्टलन जल की उपस्थिति के कारण किसी लवण के क्रिस्टल का एक खास रंग होता है, जैसे कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। जब कॉपर सल्फेट को गर्म किया जाता है तो क्रिस्टलन के जल से निकल जाने के कारण कॉपर सल्फेट का रंग ग्रे हो जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे जिप्सम KCaSO4 × 2H2O एक लवण है जिसमें क्रिस्टलन के जल की संख्या 2 है। जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, जिसे साधारण भाषा में प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाया जाता है तो यह मिश्रण सूखने पर कड़ा हो जाता है। ऐसा जिप्सम के बनने के कारण होता है। अब हम सभी जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर कास्ट बनाने में, मूर्ति, कलात्मक वस्तुएं इत्यादि को बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का
उपयोग किया जाता है। अब हम सभी पूरे पाठ का सारांश एक छोटे से शब्दों में जानने का प्रयास करते हैं। जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। जो स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने पर साबुन जैसे लगते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देता है उसे हम क्षार कहते हैं। जो पदार्थ अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अपने रंग में बदलाव दिखाते हैं उसे एसिड बेस कंडक्टर कहते हैं। जब एक अम्ल किसी मेटल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। जब एक अम्ल किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। जब एक अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। जब एक मेटलिक ऑक्साइड किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। जब एक नॉन मेटलिक ऑक्साइड किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। अम्लीय या क्षारीय विलयन की प्रबलता को पीएच स्केल पर दिखाया जा सकता है। मानव शरीर 7.0 से 7.8 की पीएच रेंज पर काम करता है। ज़्यादातर सजीवों का शरीर का इसी पीएच रेंज में काम करता है। साधारण नमक इस्तेमाल कई महत्वपूर्ण रसायन बनाने में कच्चे माल के रूप में होता है, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा इत्यादि। तो दोस्तों, ये था हमारा अम्ल, क्षार और लवण का टोटल नोट्स एक ही वीडियो में समाप्त। अगर आप सभी इसका प्रश्न उत्तर भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज़। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।